नमस्ते बच्चों। मैं हूं आपका दुर्गा सर। दुर्गा सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी साइंस टीचर हूं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लास 6 चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चाय को छलनी से क्यों छानते हैं या चावल पकाने से पहले उसमें से कंकड़ क्यों निकालते हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हमारे सामने जो स्रोतों की आई गई कुछ स्लाइड्स हैं, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ। मल्ली और वल्ली नाम के दो बच्चे हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में पूरे भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं। अच्छा। उनकी यात्रा का मकसद है गंदगी में होने वाले पदार्थों को अलग करने के तरीकों को समझना, मतलब मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी के पीछे छिपे विज्ञान को समझना। बिल्कुल। और ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, जैसे चावल से कंकड़ निकालना या चाय छानना। हाँ, रोज के काम है। पर सच तो ये है कि अलग करने की जो क्षमता है, शायद इसी पर पूरी इंसानी सभ्यता टिकी है। अच्छा। अनाज से भूसी अलग करने से लेकर अयस्क से धातु निकालने तक और गंदे पानी को साफ करने तक, हर कदम पर सेपरेशन ही तो है। तो चलिए बच्चों के इस यात्रा के जरिए देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। बहुत बढ़िया नजरिया है। तो कहानी शुरू होती है मल्ली और वल्ली की छुट्टियों की तैयारी से। वे बहुत उत्साहित हैं। स्लाइड में भारत का एक नक्शा है जो उनकी यात्रा का रूट दिखाता है। इसे हरियाणा, फिर अहमदाबाद, पुडुचेरी और भी आगे। ओके। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बहुत ही दिलचस्प स्लाइड आती है जिस पर कबीर का एक दोहा लिखा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अब विज्ञान की बात करते करते अचानक ये दर्शन कहाँ से आ गया? इसका क्या कनेक्शन है? यही तो इसकी खूबसूरती है। ये दोहा सेपरेशन के पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब सार है। कबीर कह रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा सूप, मतलब जिसे हम छाछ या विनोइंग फैन कहते हैं। हाँ हाँ। वो सार यानी अच्छी चीजों को रख लेता है और थोथा मतलब बेकार चीजों को उड़ा देता है। अच्छा। यहाँ विनोइंग जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसे जीवन के एक बड़े सबक से जोड़ा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि अलग करना सिर्फ एक फिजिकल क्रिया नहीं है, ये एक बौद्धिक और दार्शनिक प्रक्रिया भी है। वाह, तो ये सिर्फ अनाज साफ करना नहीं बल्कि दिमाग भी साफ करना है। चलिए इसी सोच के साथ यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। बिल्कुल। बच्चे हरियाणा में अपनी नानी के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आंगन में अनाज के ढेर लगे हैं। उनकी मामी और मामा अनाज से हाथ से छोटे छोटे पत्थर और भूसी अलग कर रहे हैं। ये हमारी पहली प्रक्रिया ना, हैंड पिकिंग। हाँ, हैंड पिकिंग सबसे सीधी, सबसे बुनियादी तकनीक। स्लाइड इसे बताती है कि हाथ से अशुद्धियों को चुनना जब कणों के आकार, रंग या रूप में साफ अंतर हो। लेकिन यह बड़ा सवाल ये है कि ये जरूरी क्यों है? ये असल में क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला रूप है। क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, आज जो काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में एआई और हाई स्पीड कैमरे करते हैं, जैसे खराब टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट से हटाना, उसका मूल सिद्धांत यही हैंड पिकिंग है। जो अलग दिखे उसे हटा दो। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और कहानी में एक मजेदार पल भी आता है जब लंच के समय मल्ली अपने पुलाव से काली मिर्च निकालकर अलग रख रहा होता है। हाँ हाँ। तो उसकी बहन उसे चिढ़ाती है, वाह ये भी तो हैंड पिकिंग है। हाँ, हम सब ये दिन में कितनी बार करते हैं बिना सोचे कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। और ये तभी कारगर है जब अशुद्धियां कम मात्रा में हो। हाँ। मतलब आप एक बोरी चावल से मुट्ठी भर कंकड़ तो निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर कंकड़ ज्यादा हो तो ये तरीका काम नहीं करेगा। हर तकनीक की अपनी एक सीमा होती है। सही बात है। अब नानी के घर से कहानी खेतों की तरफ बढ़ती है। मामा बच्चों को गेहूं के खेत में ले जाते हैं जहां कटी हुई फसल के बंडल सूख रहे हैं। हाँ। हर डंठल पर अनाज के दाने लगे हैं। हम्म। किसान उन डंठलों को एक लकड़ी के लट्ठे पर जोर जोर से पीट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? या गहना, डंठल से अनाज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया। अच्छा। ये एक तरह से ब्रूट फोर्स मेथड है। आप डंठल पर बल लगाते हैं ताकि जो कमजोर जुड़ाव है वो टूट जाए और दाना अलग हो जाए। पहले ये हाथ से या बैलों की मदद से होता था। सोचिए, एक एक दाना हाथ से निकालना तो असंभव होता। हाँ वो तो है। थ्रेशिंग ने ही इंसान को बड़े पैमाने पर अनाज इकट्ठा करने की ताकत दी। तो हैंड पिकिंग जहाँ बारीक काम है, वहीं थ्रेशिंग बड़े पैमाने पे पहला कदम है। लेकिन थ्रेशिंग के बाद भी एक समस्या है। भूसी
की। हाँ, अनाज के साथ बहुत सारी हल्की भूसी भी मिल जाती है। अब इसे हाथ से तो नहीं निकाल सकते। यहीं पर स्लाइड एक छोटी सी एक्टिविटी बताती है। भुनी हुई मूंगफली को हथेलियों में रगड़ें और फिर फूंक मारें। और क्या होगा? हल्का छिलका उड़ जाएगा और भारी दाने हाथ में रह जाएंगे। बस यही सिद्धांत है विनोइंग का। अच्छा। यहाँ हम गुरुत्वाकर्षण और हवा, इन दो प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अनाज और भूसी के मिश्रण को नीचे गिराते हैं। भारी अनाज गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधा नीचे गिरता है और हल्की भूसी हवा के झोंके से दूर उड़ जाती है। ये फिजिक्स का एक शानदार उदाहरण है जहां डेंसिटी और एयर रेजिस्टेंस का खेल होता है। कितना सरल और कितना प्रभावी। तो हमने हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग देख लिया। ये तीनों मिलकर खेत से अनाज को खाने लायक बनाने का पहला चरण पूरा करते हैं। बिल्कुल। और स्लाइड में ये भी बताया गया है कि आजकल थ्रेशर मशीनें आती हैं जो थ्रेशिंग और विनोइंग दोनों काम एक साथ कर देती हैं। टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं ना, प्रक्रियाओं को और कुशल बनाना। हाँ, और इससे किसानों का बहुत समय और मेहनत बचती है। ये सीधे सीधे उत्पादकता को बढ़ाता है। तो खेत का काम पूरा हुआ। अब मल्ली और वल्ली ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद पहुंचते हैं। वल्ली को मीठी पूरी खानी है और उसकी मामी रसोई में आटा तैयार कर रही हैं। वो एक छलनी का इस्तेमाल कर रही हैं। यहां हम अपनी अगली तकनीक पर आते हैं, सीविंग या छानना। सीविंग भी हैंड पिकिंग की तरह ही आकार के अंतर के सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुशल है। अच्छा, कैसे? छलनी के जो छेद होते हैं, जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, वो एक गेट कीपर की तरह काम करते हैं। वे महीन आटे के कणों को तो जाने देते हैं, लेकिन चोकर यानी ब्रैन या दूसरी मोटी अशुद्धियों को रोक लेते हैं। हाँ, सही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिखता है, जहां बड़ी बड़ी जगह होती हैं रेत को कंकड़ पत्थरों से अलग करने के लिए। सिद्धांत वही है, बस पैमाना बड़ा है। तो हैंड पिकिंग, सीविंग, ये सब फिजिकल सेपरेशन के तरीके हैं जो आकार पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। अब अहमदाबाद में ही बच्चे साबरमती आश्रम जाते हैं और दांडी मार्च के बारे में सीखते हैं। यहाँ सवाल उठता है, नमक कहाँ से आता है? जवाब है, समुद्र के पानी से। लेकिन पानी से नमक को कैसे अलग करते हैं? यहाँ हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम ऐसी चीजें अलग कर रहे थे जो आपस में घुली नहीं थीं। हाँ, लेकिन नमक तो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। इसे अलग करने के लिए हमें पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर को बदलना पड़ता है। प्रक्रिया है इवैपोरेशन या वाष्पीकरण। इसे थोड़ा और समझाइए। जरूर। समुद्र के पानी को उथले गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। सूरज की गर्मी पानी के मॉलिक्यूल्स को इतनी ऊर्जा देती है कि वे लिक्विड स्टेट से निकलकर गैस यानी भाप बन जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। और नमक? नमक के कण जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब आसानी से भाप नहीं बनते, वे पीछे ही रह जाते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ नमक बनाने का तरीका नहीं है। यही प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जल चक्र यानी वाटर साइकिल चलाती है। समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में साफ पानी जमीन पर वापस आता है। कमाल है। मतलब जो प्रक्रिया हमारे खाने के लिए नमक बनाती है, वही हमें पीने के लिए पानी भी देती है। बिल्कुल। स्लाइड में एक और अच्छा उदाहरण है। गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो सूखने के बाद कपड़ों पर सफेद धब्बे रह जाते हैं। वो भी पसीने के पानी के एवेपोरेट हो जाने के बाद बचा हुआ नमक ही है। हाँ बिल्कुल, ये सेपरेशन बाय चेंजिंग स्टेट का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हमारी यात्रा दक्षिण भारत की ओर मुड़ती है, पुडुचेरी। यहाँ बच्चे अपने दादाजी के पास हैं जो चाय बना रहे हैं, लेकिन उनके पास चाय की छन्नी नहीं है। तो क्या करते हैं वो? दादाजी एक देसी जुगाड़ बताते हैं। कहते हैं, चाय को थोड़ी देर यूं ही छोड़ दो, पत्तियां नीचे बैठ जाएंगी, फिर ऊपर से धीरे धीरे चाय कप में डाल लो। अच्छा, यहाँ हम एक साथ दो प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। पहली है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। हाँ, जब आप किसी तरल में अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल और भारी कणों को बिना हिलाए छोड़ देते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। और दूसरा? और जब आप ऊपर के साफ तरल को बिना नीचे की तलछट को हिलाए धीरे से अलग कर लेते हैं तो उसे डिकेंटेशन कहते हैं। हम सब दाल चावल धोते समय यही तो करते हैं। सही बात है। लेकिन जैसा स्लाइड में बताया गया है, ये तरीका परफेक्ट नहीं है। कुछ चाय की पत्तियां तो कप में आ ही जाती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तो आ ही जाएंगी। तो इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इससे बेहतर तरीका है जो मल्ली सुझाता है, एक चाय की छन्नी। और यहाँ हम अपनी अगली और शायद सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक पर आते हैं, फिल्ट्रेशन या छानना। डिकेंटेशन जहाँ गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर था, वहीं फिल्ट्रेशन एक फिजिकल बैरियर का उपयोग करता है।
चाय की छन्नी, कपड़े का टुकड़ा या फिल्टर पेपर, ये सब फिल्टर हैं। ये काम कैसे करते हैं? इन सभी में बहुत छोटे छोटे छिद्र या पोर्स होते हैं। फिल्ट्रेशन का पूरा खेल इन छिद्रों के आकार पर ही निर्भर करता है। अच्छा। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि तरल जैसे चाय तो उनसे गुजर जाता है, लेकिन ठोस कण जैसे चाय की पत्ती जो उन छिद्रों से बड़े होते हैं वे रुक जाते हैं। मतलब ये साइज का खेल है। बिल्कुल, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिद्धांत है। आज के समय में फिल्ट्रेशन एक क्रांतिकारी तकनीक है। हमारे घरों में लगे वाटर प्यूरिफायर से लेकर किडनी डायलिसिस मशीनों तक हर जगह इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हो रहा है। अरे वाह। और स्लाइड में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा भी उठाया गया है, नदी प्रदूषण। और एक सवाल भी पूछा गया है कि फटे हुए दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? हाँ, और उसका जवाब भी फिल्ट्रेशन ही है। एक कपड़े में फटे दूध को डालकर पानी को निचोड़ दिया जाता है और ठोस पनीर बच जाता है। सही है। ये दिखाता है कि फिल्ट्रेशन कितना वर्सेटाइल है। बिल्कुल, ये सिर्फ अशुद्धियां मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक मिश्रण में से एक उपयोगी चीज जैसे पनीर निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यात्रा अब अपने अंतिम पड़ावों पर है। मध्य प्रदेश के एक ढाबे पर बच्चे एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक महिला दही को मथकर मक्खन निकाल रही है। इस प्रक्रिया को चर्निंग या मथना कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है। चर्निंग का उपयोग तब होता है जब एक तरल में एक और तरल बहुत छोटे कणों के रूप में फैला हो, जैसे दूध में फैट या वसा। जब आप दही को जोर से मथते हैं तो आप असल में वसा के उन छोटे छोटे कणों मतलब फैट ग्लोब्यूल्स को आपस में टकराकर जुड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। धीरे धीरे वे जुड़कर एक बड़ा ठोस रूप ले लेते हैं जिसे हम मक्खन कहते हैं। और वो ऊपर आ जाता है। हाँ, क्योंकि मक्खन बाकी तरल यानी छाछ से हल्का होता है तो वो ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और घनत्व के अंतर का फायदा उठा रहे हैं। तो फिर आखिरी पड़ाव शिलोंग। एक बढ़ई काम कर रहा है और गलती से लकड़ी के बुरादे में लोहे की कीलें गिर जाती हैं। अब इन्हें हाथ से चुनना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चे एक चुंबक का इस्तेमाल करते हैं और सारी कीलें आसानी से बाहर आ जाती हैं। ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये पदार्थ के एक बहुत ही विशिष्ट गुण चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म पर आधारित है। अच्छा। लोहा, निकल जैसे पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। इन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लकड़ी का बुरादा गैर चुंबकीय है। तो जब आपके मिश्रण में एक चुंबकीय और एक गैर चुंबकीय पदार्थ हो तो चुंबक का इस्तेमाल करके उन्हें अलग करना सबसे आसान तरीका है। हाँ, ये तो बहुत आसान है। बड़े बड़े कबाड़ खानों में विशाल क्रेनें इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके लोहे के ढेर को बाकी कचरे से अलग करती हैं। तो पूरी यात्रा के बाद स्लाइड एक सॉर्टिंग गेम के जरिए सब कुछ समेटती है। सवाल है, हम चीजों को अलग क्यों करते हैं? 2 वजहें बताई गई हैं। क्या है वो? पहली, किसी अनुपयोगी चीज को हटाने के लिए, जैसे दाल से पत्थर। और दूसरी, 2 अलग-अलग लेकिन उपयोगी चीजों को अलग करने के लिए। बिल्कुल, और यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। दाल से पत्थर निकालना प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण है। अच्छा। लेकिन दही से मक्खन निकालना एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण है, क्योंकि मक्खन और छाछ दोनों ही उपयोगी हैं। यह समझना जरूरी है कि सेपरेशन का उद्देश्य क्या है। क्या हम कुछ फेंकने के लिए अलग कर रहे हैं या 2 काम की चीजें पाने के लिए? सही बात है। अंत में स्लाइड्स में सभी कीवर्ड्स की एक सूची है। चर्निंग, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन से लेकर मैग्नेटिक सेपरेशन तक। और फिर एक सारांश है जो हर विधि को एक लाइन में समझाता है। एक अच्छा रिवीजन टूल है। हाँ, और कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं, जैसे चर्निंग का उपयोग करके क्या अलग किया जाता है, या फिल्ट्रेशन के लिए कौन से कारक सबसे जरूरी है। और फिल्ट्रेशन वाले सवाल का जवाब है छिद्र का आकार यानी पोर साइज। ये उस तकनीक का दिल है। ये सवाल ज्ञान को पक्का करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मल्ली और वल्ली की ये भारत यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि विज्ञान की एक प्रैक्टिकल क्लास थी। हमने देखा कि हैंड पिकिंग से लेकर मैग्नेटिक सेपरेशन तक ये सारी प्रक्रियाएं हमारे रोज के जीवन में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। सच में, ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी फॉर्मल साइंटिफिक ट्रेनिंग के सिर्फ देखने और जरूरत के आधार पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कितने गहरे सिद्धांतों को समझ लिया था। सही बात है।
उन्होंने प्रकृति की शक्तियों जैसे गुरुत्वाकर्षण, हवा, सूरज की गर्मी, इन सब का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आज की चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। हमने अलग करने के इतने सारे तरीके देखे, पर क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे घुली हुई चीनी को पानी से वापस निकाला जा सके, बिना पानी को उबाले? इवेपोरेशन तो पानी को उड़ा देगा, लेकिन अगर हमें पानी और चीनी दोनों चाहिए तो ये एक दिलचस्प समस्या है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडेज लाइफ। From the food we eat to the water we drink, these methods of separation are essential parts of our everyday lives. उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर्स क्लासेस। बाय बाय।